हेलो एवरीवन, अस्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी कात्यायनी का अगला भाग। रुद्राक्ष कात्यायनी के पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कात्यायनी उसकी आंखों में देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद शब्द नहीं मिल रहे थे बताने को। उसके होठ हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रहे थे। तभी पार्वती जी ने कहा, कुंवर रानी सर, चलकर भोजन कर लीजिए, वो भी पूरे हक से। कात्यायनी उन्हें देखने लगी। तभी शिवानी उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझसे जीत गए। ये अच्छी किस्मत है रुद्र की, जो आप उसकी जिंदगी में पत्नी बनकर आई। फिर रुद्राक्ष को देख बोली, रुद्र, अगर कभी कात्यायनी को तुम्हारी वजह से परेशानी हुई या तुमने उन्हें सताया तो तुम्हें हमारा सामना करना होगा, वो भी एक दुश्मन की तरह। रुद्राक्ष ने कात्यायनी को कंधे से पकड़ते हुए कहा, आप पूछ लीजिए उनसे, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, है ना हमारी कुंवर रानी सर? उसने कात्यायनी की तरफ देखा तो वो राघव को देख रही थी। रुद्राक्ष ने मन में कहा, कोई तो बात है जो कात्यायनी बताना चाहती हैं लेकिन शायद बता नहीं पा रही। शिवानी कात्यायनी का हाथ पकड़ अंदर लेकर चली गई। उसने कहा, हम चेंज करके आते हैं। वह कमरे में चली गई। वह सूट को मोड़कर रख रही थी लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने खुद से कहा, जो हमने देखा और जो हम समझ रहे हैं, क्या वो सही है भी? उसकी आंखों के सामने राघव का हाथ आ गया जिसमें उसने घड़ी बांध रखी थी। उसकी कलाई पर एक चांद जैसा काले रंग का निशान था। उसने आंखें बंद की तो उसकी नज़रों के सामने एक छोटे बच्चे का हाथ नजर आया जिस पर वैसा ही निशान था, बस छोटा। वो बिस्तर पर बैठ गई और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, लेकिन राघव तो बादल काका का बेटा है, वो कैसे हो सकता है? एक जैसा निशान दो लोगों के हाथों पर भी तो हो सकता है ना? हम उसे इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, इसीलिए शायद उसके लिए डेस्परेट होने लगे हैं। जल्दी ही वह चेंज कर नीचे आई। तभी दरवाजे से सागर के साथ अनिकेत अंदर आता नजर आया। उसने रुद्राक्ष से पूछा, भाई सा यहाँ? रुद्राक्ष ने कहा, मैंने बुलाया, उन्हें भी तो मेरे परिवार के बारे में जानना चाहिए। अनिकेत सबसे मिलने के बाद बैठकर उनसे बातें कर रहा था। शिवानी डाइनिंग टेबल के पास बैठी थी। रुद्राक्ष उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आपको पता है, अनिकेत भाई साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कात्यायनी के माँ के जाने के बाद उनका ख्याल रखा है। वो कात्यायनी की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गए कि आज तक कभी किसी लड़की को आंख उठाकर देखा भी नहीं। ये कहें, उनके दिलो दिमाग में किसी लड़की का ख्याल भी नहीं आया। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? शिवानी ने उसकी तरफ देख कहा, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? रुद्राक्ष मुस्कुराया, मैं सोच रहा था कि आप उनसे शादी कर लेती तो कितना अच्छा होता। ऐसा लड़का आपको चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। शिवानी अनिकेत को ऊपर से नीचे देखने लगी। लंबी कदकाठी, गेहुआ रंग, बड़ी आंखें और तीखी नाक। वो दिखने में बेशक आकर्षक था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रुद्राक्ष ये देख मुस्कुरा दिया। वो इसका मतलब समझ गया था। शिवानी को अनिकेत में दिलचस्पी आ गई थी। वो जानता था अब उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जिद्दी है, जो उसे पसंद आ जाए वो उसे हासिल करके रहती है। शिवानी उसके पास गई और बोली, मिस्टर अनिकेत रावत, क्या आप हमारे साथ तलवारबाजी का मुकाबला करेंगे? अनिकेत ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी ने उसे जहर खाने को कह दिया हो। फिर रुद्राक्ष की तरफ देख बोला, जवाई साहब, आपने हमें खाने के लिए बुलाया था। मुझे नहीं पता था यहाँ मुकाबला भी करना होगा। उसके पहले वैसे मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। शिवानी को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, डर है कि आप हार जाएंगे, इसलिए बहाने बना रहे हैं। तभी कात्यायनी रसोई घर से आते हुए बोली, इतना आसान नहीं है उन्हें हराना शिवानी दी। आप जानना नहीं चाहती हमारे गुरु कौन है? हमें तलवार चलानी अनिकेत भाई साहब ने सिखाई थी। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बादल काका ने हम सबको ही तलवार चलानी सिखाई थी, लेकिन सब मेरे जितने अच्छे नहीं हैं। और हम बादल काका को भी तलवारबाजी में हरा चुके हैं।
क्या पता मुझे हराने में आपका हुनर है, ना कि आपके गुरु का। अनिकेत के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। हमारा किसी से लड़ने का कोई मूड नहीं है और इसीलिए आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें मिस शिवानी, मुझसे इस मुकाबले के लिए हाँ नहीं करवा पाएंगे। इतने सालों से कात्यायनी को संभाल रहे हैं, उनसे ज़्यादा जिद्दी आप नहीं हो सकती। फिर वीना जी की तरफ देख बोला, आज सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है काकी, ताकि आपके हाथ का खाना खा सके। पार्वती जी ने कहा, आइए अनिकेत, आकर बैठिए, हम खुद आपके लिए थाली लगाते हैं। अनिकेत खुशी खुशी डाइनिंग टेबल के पास बैठ गया, साथ में बाकी सब भी। लेकिन शिवानी अभी भी अनिकेत को घूरने में लगी थी। जैसे ही पार्वती जी ने अनिकेत के सामने थाली रखी, शिवानी ने उसे उठा ली और उसमें से पूरी तोड़ सब्जी के साथ मुंह में डालते हुए कहा, बहुत भूख लगी है माँ, आप दोनों जब भी साथ में रसोई बनाती हैं वो बहुत स्वादिष्ट होता है। अनिकेत ने उसे एक नज़र देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। वहीं पार्वती जी ने उसके कान मरोड़ते हुए कहा, ऐसे पेश आते हैं घर आए मेहमान से, वो भी जब वो इस घर के बहू के भाई सा हैं, समझी हैं हमारे, उनसे इज्जत से पेश आइए। फिर बड़े ही प्यार से अनिकेत को देख बोली, हम आपके लिए दूसरी थाली लगा कर लाते हैं। वो शिवानी को आंखें दिखाते हुए रसोई घर में चली गई। शिवानी अपने कान सहलाते हुए अनिकेत के ठीक बगल वाले कुर्सी पर बैठ गई। सागर ने शिवानी को देखते हुए धीरे से पूछा, ये शिवानी दी को आज हो क्या गया है? वो मिस्टर रावत को ऐसे परेशान क्यों कर रही है? कात्यायनी ने रुद्राक्ष को देखा जो मुस्कुरा रहा था। उसने मन में कहा, शिवानी दी के लिए जिसे उन्होंने चुना है वो अनिकेत भाई सा है। उन्होंने जरूर कुछ कहा है उनसे, इसीलिए वो अनिकेत भाई सा को जानबूझकर परेशान कर रही है। सबने भोजन खत्म किया। अनिकेत जैसे ही जाने के लिए खड़ा हुआ, एक तलवार उसके गर्दन पर किसी ने टिका दी। उसने नजरें घुमा देखा। शिवानी मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने कहा, आपके पास दो ही रास्ते हैं मिस्टर रावत, पहला मुझसे मुकाबला कर मुझे हराएं, तभी घर जा पाएंगे, वरना अपना सिर यहीं छोड़ कर जाएं। सागर ने शिवानी के पास आते हुए कहा, शिवानी दी, मिस्टर रावत ने हमारी कंपनी के साथ डील की है, अगर वो मर गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अनिकेत ने तिरछी नज़रों से सागर को देखा। आपको किसने कहा मैं इनसे हार जाऊंगा? मेरी भी शर्त है, अगर मैं जीत गया तो आप मुझे दोबारा परेशान नहीं करेंगी। राघव ने तुरंत उसे एक तलवार लाकर दी और कहा, शिवानी दी को आज तक इस घर में सिर्फ कात्यायनी दीदी ही हरा पाई हैं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें हराने में। अनिकेत ने अपने शर्ट की बाह फोल्ड करते हुए कहा, आप फिक्र ना करें छोटे उस्ताद, हमें हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। पार्वती जी ने अपना सिर पकड़ बैठते हुए वीना जी से कहा, जी जी, हमें तो इस लड़की की बहुत फिक्र हो रही है। कुंवर सा ने जब हमें ये कहा था कि वो अनिकेत सा को शिवानी से मिलवाने के लिए बुला रहे हैं ताकि उनकी शादी की बात कर सकें, तब हमने कभी नहीं सोचा था वो ऐसे पेश आएगी उनसे। अब तो वो इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। शादी तो बड़ी दूर की बात है। पता नहीं कौन ऐसी लड़की को पत्नी बनाने के बारे में सोचेगा। जब देखो लड़ती रहती है। लड़कियों वाले एक भी तौर तरीके नहीं हैं इसमें। वीना जी ने कहा, क्यों फिक्र कर रहे हो पार्वती, कुंवर रानी साहब ही तो लड़ती हैं, लेकिन देखो उनमें लड़कियों वाले सारे तौर तरीके हैं। शिवानी भी सब सीख जाएगी। एक बार फिर सब गार्डन में थे। अनिकेत और शिवानी आमने सामने खड़े थे। शिवानी ने वापस अपना दुपट्टा अपनी कमर में बांध लिया था। उसने कहा, तो तैयार है मिस्टर रावत? अनिकेत ने हल्का मुस्कुराकर उसे देखा। हम तो हरदम तैयार रहते हैं मिस राजपूत। उसने अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ ली। दोनों एक साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। कात्यायनी ने दोनों को देखते हुए रुद्राक्ष से पूछा, शिवानी दीदी के लिए आपने अनिकेत भाई सा को चुना है ना? रुद्राक्ष मुस्कुराया। है ना दोनों एकदम टक्कर के, बिल्कुल हम दोनों की तरह। आज अगर अनिकेत भाई सा ने शिवानी दीदी को हरा दिया तो ये शादी पक्की समझिए। कात्यायनी ने कहा, लेकिन अगर अनिकेत भाई साहब नहीं माने तो? रुद्राक्ष ने कहा, उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि शिवानी दीदी उन्हें मनाएंगी और वो हार नहीं मानती। शिवानी और अनिकेत दोनों में से कोई भी हारने के मूड में नहीं लग रहा था। आधे घंटे हो गए थे। शिवानी ने हाफते हुए अनिकेत को देखा और मन में कहा, ये आदमी थक नहीं रहा क्या?
उसे अनिकेत के चेहरे पर बिल्कुल भी थकान नहीं नजर आ रही थी। अनिकेत उसे देख मुस्कुराया और तेजी से उस पर वार करने लगा। सागर ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं शिवानी दीदी को फिर से हारते हुए नहीं देख सकता। राघव ने उसकी आंख से हाथ हटाते हुए कहा, देखिए भाई साहब, क्या तलवारबाजी चल रही है, बाद में देखने को नहीं मिलेगी। वह ताली बजाते हुए अनिकेत को चीयर कर रहा था। अभय ने ये देख कहा, इस लड़के ने तो तुरंत ही पार्टी बदल ली है। कभी शिवानी के आगे पीछे घूमता था ताकि वो उसे तलवारबाजी के 2-4 नए पैतरे सिखा दे। जयदेव जी उसे देख मुस्कुराए। शिवानी ने लड़ते हुए मन में कहा, आज हम हार नहीं सकते, कुछ तो करना होगा। उसने अनिकेत को देखते हुए मुस्कुराकर आंख मारी। अनिकेत एक पल के लिए रुक गया और इसी का फायदा उठाकर शिवानी ने उसके हाथ से तलवार गिरा दी और उसके सीने पर तलवार रख दी। वो मुस्कुराते हुए बोली, आप हार गए मिस्टर रावत। आप तो कह रहे थे आपको हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। लगता है आपको हराने वाली 27 साल पहले ही पैदा हो गई थी। उसने रुद्राक्ष को देखा। अनिकेत शिवानी के हाथ से तलवार छीन कर बोला, आपने जीतने के लिए धोखा किया है। शिवानी ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा, कैसा धोखा मिस्टर रावत? सभी हम मौजूद थे और वो जानते हैं हमने कोई धोखा नहीं किया है। अनिकेत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। वो तलवार एक किनारे लगे स्टैंड में डाल वहां से अंदर चला गया। शिवानी ने पीछे से आते हुए कहा, मिस्टर रावत, अब से आपके साथ हमारे बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर सारी मीटिंग और बातचीत हम करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे। सब ये सुन शिवानी को देखने लगे। वहीं रुद्राक्ष मुस्कुरा उठा। इसका मतलब अनिकेत भाई साहब सच कह रहे हैं। शिवानी दी अपना दिल हार गई उन पर, लेकिन मुकाबला नहीं हारना चाहती थी। अनिकेत उसे घूरते हुए सबसे मिलकर चला गया। रुद्राक्ष और कात्यायनी वापस आ गए थे। कात्यायनी आईने के सामने बैठी अपने हाथ में क्रीम लगा रही थी। उसका ध्यान कहीं और ही था। रुद्राक्ष चेंज कर आया तो उससे पूछा, क्या हुआ? आपको आज दिन से ही देख रहा हूँ, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? आप हमें बता सकते हैं? कात्यायनी उसकी तरफ मुड़ी और उसके गले लगते हुए बोली, आपको नहीं तो और किसे बताऊंगी? आपको नहीं तो और किसे बताऊंगी कुंवर साहब? हमने आपको कभी हमारे बारे में नहीं बताया, हमारी माँ के बारे में भी नहीं। वह उसका हाथ पकड़ बिस्तर पर बैठी और बोली, हमारी माँ वृंदा हमारे नाना नानी की इकलौती औलाद थी। लोगों ने नाना सा से कहा कि वो दूसरी शादी कर लें, क्योंकि नानी दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। लेकिन हमारे नाना सा आज के ज़माने की सोच रखते थे। उन्होंने कहा उनके घर में लक्ष्मी आई है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। उन्हें पता था कि दुनिया में आगे बढ़ने का एक ही जरिया है, शिक्षा। इसीलिए वो माँ को अच्छे से पढ़ा रहे थे। माँ ने 10वीं की परीक्षा दी ही थी जब अचानक नाना सा को एक बड़ी बीमारी हो गई और हमारे घर में आमदनी के साथ साथ हमारी माँ की पढ़ाई भी बंद हो गई। तब नानी सा को घर से बाहर कदम रखना पड़ा, माँ के लिए और घर को संभालने के लिए। नानी सा बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं थी, इसीलिए उन्हें कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी और उस वक्त में महिलाओं को नौकरी देता भी कौन था। तभी उन्हें चौहान हवेली में नौकरी मिली, बच्चों को संभालने के लिए। वो पूरा दिन वहाँ काम करती और बच्चों के सोने के बाद वापस घर चली जाती। दिन बीतने लगे। कौशल्या चौहान आनंदिता से जब गर्भवती हुई तब नाना सा चल बसे। नानी सा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और बीमार रहने लगी। तब हमारी माँ ने घर संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई। वो नानी के बदले चौहान हवेली में नौकरी मांगने गई। आनंदिता पैदा हो चुकी थी और उन्हें आनंदिता की आया के तौर पे रख लिया गया था। उस वक्त माँ महज 18 साल की थी। एक दिन जब कौशल्या चौहान हवेली में नहीं थी, बलवंत चौहान, जिसकी नज़र हमारी माँ पर ना जाने कब से थी, उन्होंने उनके साथ ज़बरदस्ती की। माँ चुप रही क्योंकि उसने माँ को नानी को मारने की धमकी दी थी। फिर वह जानती थी अगर वह इस बारे में नानी शाह को बताएंगी तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। रुद्राक्ष ने पूछा, आपके बाकी रिश्तेदार नहीं थे जहाँ वो मदद मांग सके? कात्यायनी ने कड़ी मुस्कान के साथ कहा, अनिकेत भाई साहब ने ये सब हमें बताया है। उन्हें अपनी माँ से ये सब पता चला था। रिश्तेदार बस नाम के थे। जब तक सब सही था वो आते जाते थे, लेकिन जैसे ही मुसीबतें आई सबने मुंह मोड़ लिया था।
नाना सा के इलाज के लिए नानी सा ने अपने गहने और घर तक बेच दिया था। वो लोग फिर किराए पर एक कमरा लेकर रह रहे थे। वहीं माँ की मुलाकात अनिकेत भाई सा से हुई थी। उनके घर पर परेशानी की वजह से उनके स्कूल की फीस नहीं भरी गई थी। तब माँ ने उन्हें अपनी तनख्वाह में से पैसे दिए थे और जब उनके घर में एक रात चूल्हा नहीं चला तो माँ ने अपने हिस्से का खाना उन्हें दे दिया। वो उस वक्त बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने माँ को वचन दिया कि वो इस खाने का कर्ज जरूर चुकाएंगे। उस वक्त माँ को शायद ये बात मजाक लगी थी, लेकिन माँ ने मरने से पहले उन्हें चिट्ठी लिखकर उस वादे को निभाने को कहा था और उन्होंने वादा पूरा भी किया। रुद्राक्ष ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था अनिकेत भाई साहब से आपका रिश्ता ऐसे जुड़ा होगा। कात्यायनी उसे देख मुस्कुराई। माँ उस वक्त मुझसे गर्भवती थी। कुछ महीनों तक उन्होंने किसी को ये बात पता नहीं चलने दी थी, लेकिन एक दिन नानी सा को ये बात पता चल ही गई। माँ को उन्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ी और नानी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो माँ को लेकर चौहान हवेली गई। बलवंत चौहान से सवाल किया। वो माँ की जिम्मेदारी उठाने को तैयार थे और मुझे अपना नाम देने को, लेकिन नानी सा को ये नहीं चाहिए था। उन्हें इंसाफ चाहिए था। उन्होंने तो उस वक्त बलवंत चौहान पर हमला करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके आदमियों ने कुछ करने नहीं दिया, वरना वो उसी दिन उसे मार चुकी होती। इसलिए वो पुलिस में कंप्लेन करने गई। माँ के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ चल दी, लेकिन जिंदगी ने माँ की कठिन घड़ी खत्म नहीं की थी। रास्ते में ही नानी सा की तबीयत खराब हो गई। वो बेहोश हो गई। माँ कुछ राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल लेकर गई, लेकिन देर हो चुकी थी। वो इस दुनिया में माँ को बिल्कुल अकेला छोड़कर चली गई थी। माँ मेरी सुरक्षा और भविष्य के लिए चौहान हवेली रहने आ गई। ये बात कौशल्या चौहान को कभी पसंद नहीं आई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। मैं वहाँ बलवंत चौहान को बाबा सा जरूर कहती थी, लेकिन हमें बेटी होने का कोई हक नहीं था वहाँ। उस घर में दो दुनिया थी। हमारे कमरे के अंदर प्यार, परवाह, ममता और जिंदगी जीने की सीख थी, और वहीं उस कमरे के बाहर पैर रखते ही तिरस्कार, जिल्लत और रुसवाई थी। जब तक माँ थी वो उस दरवाजे पर चट्टान बनकर खड़ी रही। बाहर की कोई भी बुराई हम तक नहीं पहुँचने दी, लेकिन एक दिन वो चट्टान हमारी जिंदगी से चली गई और वो सब उस कमरे में हम तक भी पहुँचने लगा। रुद्राक्ष ने पूछा, माँ को हुआ क्या था? कात्यायनी खड़ी हुई और टेरेस के दरवाजे के पास खड़े होते हुए बोली, जब हम पैदा हुए तो हमारे बारे में किसी को नहीं पता था। माँ हमें कमरे में पढ़ाती थी, क्योंकि यही एक जरिया था मुझे उस दलदल से निकालने का। बलवंत चौहान को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। जब भी उसका मन करता वो माँ के साथ दरिंदगी करता। माँ सब सह रही थी, क्योंकि वो जानती थी और किसी जगह वो मुझे सुरक्षित नहीं रख पाएंगी। मेरे लिए उन्होंने सबकी बातों से लेकर लातों तक को बर्दाश्त किया था। हम 7 साल के थे जब माँ को पता चला वो फिर से गर्भवती हैं। वो रुद्राक्ष की तरफ मुड़ी। वो वक्त माँ के लिए सबसे मुश्किल था। कौशल्या चौहान ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। वो उन्हें ठीक से खाने को भी नहीं देती, लेकिन माँ ने कभी हमारा पेट भरने में कोई कमी नहीं रखी। शायद उन्हें पता चल गया था कि हम अकेले हो सकते हैं, इसीलिए उस 9 महीनों में उन्होंने हमें आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार किया अपनी बातों से। उसी बीच उन्होंने अनिकेत भाई साहब को भी मेरे बारे में बताया। रुद्राक्ष ने सोचते हुए पूछा, आपका कोई छोटा भाई या बहन भी है? वो कहाँ है? कात्यायनी की आंखों में आंसू आ गए। वो याद करने लगी। वृंदा जी एक दीवार का सहारा लेकर बैठी थी। उनके चेहरे के भाव ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वो कितने दर्द में थी। उन्होंने कहा, कौशल्या मालकिन, वसुंधरा मालकिन, ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही। हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत है, वरना हमारा बच्चा नहीं बच पाएगा। कात्यायनी ने दरवाजे से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आया। तभी प्रणव दरवाजे तक आया और बोला, क्या हुआ कात्यायनी? कात्यायनी ने उसका हाथ पकड़ कहा, प्रणव भाई साहब, आप बाबा साहब को बुला लाइए ना, माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। प्रणव ने कुछ देर सोचकर कहा, तुम फिक्र मत करो, हम कुछ करते हैं। काकी, हिम्मत रखना। वो ये कह हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। वृंदा जी की सांसें टूटने लगी थी। उन्होंने कहा, कात्यायनी, हिम्मत रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
उन्होंने एक तरफ देख कहा। वहां से वो चाकू लिया और वो मोमबत्ती भी। कात्यायनी ने वही किया। वृंदा जी ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह अपने बच्चे को दर्द सहकर जन्म दिया। फिर इसे गोद में लेकर बोली, ये तुम्हारा भाई है कद्दू, तुम्हें इसकी गर्भनाल काटनी है। कर पाओगी ना? उस चाकू को गर्म करो और काट दो। पहले कात्यायनी घबराई, लेकिन फिर उनके हिम्मत देने पर उसने काट दी। वृंदा जी ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। कात्यायनी उसे देख रही थी। वृंदा जी मुस्कुराई। ये तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा भाई, हमेशा इसका ख्याल रखना। उन्होंने उसे दूध पिलाया। फिर कात्यायनी को अलमारी से एक डब्बा लाने को कहा। उसमें से 2 लॉकेट उसके गले में डाल बोली, हमने इसका नाम राघव रखा है और इसी नाम का लॉकेट है इसके गले में। ये दूसरा लॉकेट हमने अपने हाथों से लकड़ी को काट कर बनाया है। जिसके भी गले में इसे देखना, समझ जाना वो तुम्हारा अपना है, हमने उसे भेजा है। उन्होंने लकड़ी का एक वैसा ही लॉकेट कात्यायनी के गले में डाल दिया। कात्यायनी ने पूछा, क्या हम राघव को गोद में ले सकते हैं? वृंदा जी ने उसे उसकी गोद में दे दिया। वो उसके हाथ को देखते हुए बोली, माँ, इसका नाम चंदा होना चाहिए। देखिए, इसके हाथ पर चांद बना है। वृंदा जी मुस्कुराई। तभी उन्हें बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने राघव को गोद में ले लिया। कमरे में कौशल्या चौहान आई। उन्होंने दोनों को देखते हुए पूछा, क्या पैदा किया वृंदा, बेटी या बेटा? हमारे घर में जिंदगी भर नौकर की कमी नहीं होगी। तुम एक के बाद एक नौकर पैदा कर रही हो। वृंदा जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कात्यायनी को भी खुद से चिपका लिया। कौशल्या चौहान ने उनकी गोद से राघव को छीन कर देखा और कहा, बेटी थी तो मैंने उसे घर में बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तूने तो मेरे बेटों का हक छीनने के लिए बेटा पैदा किया है, वैसे ही जैसे हमारे पति की जिंदगी में हमारा हक छीन लिया है। यह जिंदा नहीं रह सकता। वृंदा जी ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, मालकिन, हमारे बच्चे को जिंदा छोड़ दें। अगर आपको डर है तो आप इसे कहीं भी छोड़ दीजिए लावारिश। अगर उसकी किस्मत में जिंदगी होगी तो उसे जरूर मिलेगी, लेकिन अपने हाथों से उसकी जान ना ले। फिर उनकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर आपने उसकी जान ले ली तो क्या आपको डर नहीं है कि एक माँ की बद्दुआ आपकी गोद खाली कर सकती है? कौशल्या चौहान ने लाल आंखें लिए उन्हें देखा। हमें धमकी दे रही है वृंदा? वृंदा जी ने कड़ी मुस्कान के साथ कहा, हम आपको कैसे धमकी देंगे मालकिन, जब हम अपने बच्चे तक को बचा नहीं पा रहे, बस अपने दिल की बात कह रहे हैं। कहते हैं कभी कभी किसी की एक बद्दुआ पूरा परिवार खत्म कर देती है। आप अपने बच्चों से मेरी नफरत से ज़्यादा प्यार करती होंगी। कौशल्या चौहान ने अपना पैर छुड़ाया और बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। वृंदा जी ने अपना सिर दीवार से टिका लिया। फिर कात्यायनी का हाथ पकड़ बोली, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना, हमने तुम्हारे भाई को जाने दिया। माँ कात्यायनी उसकी रक्षा करेंगी। अगर वो यहाँ रहा तो शायद जिंदा नहीं बचता। शायद बाहर कोई देख ले, उसे मेरे बदले माँ का प्यार देने वाला कोई मिल जाए। शायद उसकी परवरिश यहाँ से अच्छी हो बाहर। उन्होंने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, माँ, इस माँ के बच्चों की देखभाल करना। अब आपके हवाले कर रही हूँ अपने दोनों बच्चे, बदले में आप मुझे ले जाओ। कात्यायनी ने रोते हुए कहा, माँ, आप क्या कह रही हैं? हम आपके बिना कैसे रहेंगे? वृंदा जी ने उसे गले से लगा लिया। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, माँ पर भरोसा रखो। 1 घंटे बाद कौशल्या चौहान वापस लौटी और बोली, मर गया तुम्हारा बेटा वृंदा, अब जितना मन हो शोक मना लो। अगर बेटी होती तो इसकी तरह रहने दे देती इस घर में, लेकिन बेटा यहाँ नहीं रह सकता था। वृंदा जी ने उन्हें देखते हुए कहा, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है मालकिन, वो उसकी रक्षा करेंगे। कौशल्या चौहान पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वृंदा जी ने कात्यायनी का हाथ पकड़ कहा, कात्यायनी, वादा करो हमसे, तुम उसे ढूंढोगी, तुम उसे भूलोगी नहीं। जब तक तुम उस तक नहीं पहुंचती, देवी कात्यायनी उसकी रक्षा करेंगी। कात्यायनी ने कहा, हाँ माँ, हम राघव को ढूंढेंगे,
उसे आपके सामने लेकर आएंगे? वृंदा जी ने कहा, तुम्हें मजबूत बने रहना होगा कद्दू। अब तुम पर तुम्हारे भाई की वो ढूंढने की भी जिम्मेदारी है। हमारी हर सीख याद रखना, फिक्र मत करना, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। कोई आएगा तुम्हारी मदद करने, वो तुम्हारा परिवार साबित होगा। ये सोचना माँ ने उसे अपने बदले तुम्हारे पास छोड़ा है। कात्यायनी रुद्राक्ष के गले लग गई और बोली, हम उस वादे को निभाने के लिए उस घर में रहे ताकि कोई सुराग मिल सके। कौशल्या चौहान ने राघव को कहाँ छुड़वाया था? उन्होंने कहीं तो कुछ तो लिखा होगा। कोई तो होगा उस पूरी हवेली में जो इस बारे में जानता होगा, लेकिन हमें आज तक कोई सुराग नहीं मिला। हम अपनी कंपनी में डीएनए सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं, खासकर उन बच्चों का जिनकी उम्र 12-13 साल के आसपास है, लेकिन वहाँ भी नाकामी ही हाथ लगी। आज राघव के हाथ पर वैसा ही निशान देखा मैंने जैसा मेरे भाई राघव के हाथ पर था। रुद्राक्ष ने पूछा, वृंदावन का पासवर्ड 7 मार्च का है, ये कोई डेट है क्या? कात्यायनी ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, ये वो दिन है जब 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हमसे दूर हो गए थे, जिस दिन माँ हमें छोड़कर गई थी। रुद्राक्ष ने कहा, हम कल आपको किसी खास जगह पर ले जाना चाहते हैं, आप चलेंगी ना? कात्यायनी उसे देखने लगी। वो मुस्कुराया। कहाँ ले जाना चाहता है रुद्राक्ष कात्यायनी को? क्या उसे अपना भाई राघव मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।